कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। हाय माय कैंडिड अमन फैमिली, आई होप आप सब लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को और खूब मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आज के द ऑब्सेशन के 90th एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा नया चैनल कहानियों का स्मगलर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब कर लो। एंड वहां पर जबरदस्त कहानियां आपको सुनने को मिल रही हैं और आगे भी मिलेंगी। यस, मैं आपको बता दूं, कहानियों के स्मगलर पर ऑलरेडी एक जबरदस्त कहानी डेडली ऑब्सेशन चल रही है एंड इससे अलग एक और कहानी जो कि हॉरर कहानी है, जिसका लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं सुनी है तो प्लीज यार डोंट मिस इट। प्लीज अपने दोस्तों को बताओ उस चैनल के बारे में। एंड जैसे आपने कैंडिड अमन की इतनी बड़ी फैमिली कर दी, ठीक वैसे ही कहानियों के स्मगलर की फैमिली को भी काफी बड़ा कर दो एंड वी नीड योर सपोर्ट। ठीक है जी, तो कहानियों का स्मगलर और कैंडिड अमन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बस यही चाहिए। चलो कहानी में देखते हैं क्या हो रहा है। पिछले भाग में आपने सुना एसआर की मजबूत पकड़ और गहरी नजरों ने वेदिका को पूरी तरह से असहज कर दिया था, लेकिन अचानक एसआर ने खुद को रोकते हुए कहा कि वो चेंज कर ले। एसआर के बिहेवियर में आया ये अचानक बदलाव वेदिका को हैरान कर गया, मगर उसने खुद को संभालते हुए वॉशरूम का रुख किया। वॉशरूम में जाकर उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया, लेकिन एसआर के करीब आने का असर उसे अपनी धड़कनों में अब भी महसूस हो रहा था। वेदिका के हाथों में वो पुड़िया थी जिसे उसने छिपाया हुआ था। खुद से लड़ते हुए वो सोचने लगी कि क्या उसे एसआर के खिलाफ इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसका दिल और दिमाग दोनों इस फैसले को लेकर कश्मकश में थे। आखिरकार उसने खुद को समझाया कि एसआर यहाँ से कहीं नहीं जा रहा और उसे इस पुड़िया को इस्तेमाल करने की अभी जरूरत नहीं है। तभी एसआर ने दरवाजे पर दस्तक दी और उसके पहनने के लिए एक रेड ड्रेस थमाई। एसआर की बातों में शरारत और अधिकार का मेल था, जिसने वेदिका को और झिझक से भर दिया। ड्रेस पहनने के बाद जब वो बाहर आई, एसआर की नजरें उसकी खूबसूरती पर टिक चुकी थी। एसआर ने उसे बताया कि ये ड्रेस उसी के लिए थी। वेदिका अब तक खुद को काबू करने की कोशिश कर रही थी, मगर एसआर की नजदीकियां और उसके सवालों ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी। इस बीच उसे याद आया कि उसकी वो पुड़िया वॉशरूम में छूट गई है। उसकी घबराहट बढ़ चुकी थी। अगर एसआर को वो मिल गई तो? अब आगे कहानी में जानते हैं क्या हुआ। एसआर ने धीरे धीरे वेदिका की तरफ अपने कदम बढ़ाए और जैसे जैसे वो वेदिका की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, वो थोड़ी देर के लिए ठिठक कर पीछे हट गई। एसआर की आंखें उसके चेहरे की हर एक एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वेदिका ने देखा एसआर का चेहरा एक बार फिर से सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो उसे कुछ हद तक घेर रही थी। एसआर ने उससे थोड़ा और करीब आते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो वेदिका को असहज कर रहा था। वेदिका ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान महसूस हो रही है। आई थिंक मुझे सोने की जरूरत है। उसका जवाब एक झूठा बचाव था, लेकिन क्यों ना हो, क्योंकि वो इस पल को और ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी जिसे वो एसआर से छिपाना चाहती थी, लेकिन एसआर की नजरें उससे बहुत कुछ कह रही थी। एसआर ने बिना वक्त गवाए उससे कहा, हम लोग अभी घर जा रहे हैं। वो बेहद गंभीर था। वेदिका ने एक पल के लिए एसआर की आंखों में देखा और पूछा, अभी? लेकिन आपने ही तो कहा था कि आज रात हम यहां रुकेंगे। अब अचानक से क्या हो गया आपको? एसआर ने अपनी आवाज में हल्की मुस्कान घोलते हुए कहा, क्यों? यहां रुककर क्या तुम्हें मुझसे नजदीकियां बढ़ानी है? उसका सवाल एक सीधा सीधा चैलेंज की तरह था, जिसमें वो वेदिका के मन को खंगालने की कोशिश कर रहा था। वेदिका की आंखों में थोड़ी सी झिझक थी और उसने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वेदिका की यह बात एसआर के लिए बिल्कुल भी यकीन के लायक नहीं थी। वो उसकी नर्वसनेस को उसकी निगाहों में महसूस कर रहा था। वेदिका के चेहरे पर जो हड़बड़ी और घबराहट थी वो उसे साफ समझ में आ रही थी। एसआर ने एक पल के लिए चुप रहकर वेदिका की आंखों में झांका और फिर उस पर गहरी नजर डाली। फिर उसने अपनी उंगलियों से धीरे से वेदिका के गाल को छुआ और उसकी कलाई थामते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब तुम्हें परेशान करने के लिए कर रहा हूं? उसकी आवाज में नफरत और सख्ती का मेल था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा आकर्षण भी था। वेदिका ने घबराते हुए कहा, चलिए हम घर वापस चलते हैं। उसकी आवाज में उसकी कमजोरी झलक रही थी, जैसे वो एसआर के साथ
और देर तक वहां नहीं रह सकती थी। एसआर ने उसकी तरफ घबराहट को महसूस किया और बिना झिझक पागलों की तरह हंसते हुए कहा, नजदीकियां बढ़ाने की बात से तो तुम ऐसे घबराती हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाँ? एसआर की हंसी में एक हल्का सा तंज था, लेकिन यह वेदिका के लिए राहत नहीं बल्कि और ज्यादा असहजता का कारण बन गया। वेदिका ने फौरन कदम बढ़ाए और एसआर से कुछ दूरी बना ली। उसकी आंखें पल भर के लिए एसआर से झुकी, फिर उसने कहा, आपकी निगाहें तो कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। वेदिका की आवाज में एक डर छिपा हुआ था जो एसआर को और करीब खींच रहा था। वेदिका ने अपने मन में कहा, इस वक्त एसआर की बात मान लेने में भलाई है मेरी। वेदिका ने नजरें उठाई और एसआर से कहा, आपने एकदम सही कहा, वैसे भी मासी जी हमें लेकर फिक्रमंद होगी, हमें चलना चाहिए। एसआर ने कुछ पल ठहरकर वेदिका की निगाहों में देखा और उससे कहा, तुम चलो और चलकर कार में मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूं। वेदिका ने मासूमियत से गर्दन झुकाते हुए कहा, ओके। इस दौरान भी वेदिका की नजरें वॉशरूम के डोर की तरफ जा रही थी। एसआर ने वेदिका की नजरों का पीछा किया और उससे कहा, क्या हुआ, कुछ भूल गई हो क्या तुम? वेदिका ने ना में सिर हिलाया और फुर्ती से वहां से बाहर चली गई। वेदिका के जाने के बाद एसआर ने अपने फोन को ढूंढा और अपने एक आदमी को कॉल लगाया। हेलो शिवाय, मैं यहाँ एक छोटी सी पुड़िया छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हें इसे यहां से सीधे लेकर लैब में जाना है और एग्जामिन करवाना है। मुझे जानना है कि ये क्या सब्सटेंस है, आखिर इसमें ऐसा क्या है। सामने से बात कर रहे शिवाय ने एसआर से कहा, जी बॉस, जैसा आप कहें। बात करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट करके एसआर रूम से बाहर जा चुका था। एसआर के दिमाग में गहरे विचारों की लहरें चल रही थी। वो सीढ़ियां उतरते हुए अपने हर पड़ते हुए एक कदम को महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के सामने वेदिका का चेहरा और वो पल थे जब वो वॉशरूम में एंटर हुआ था। जैसे ही वो वहां घुसा था, उसका ध्यान वेदिका के उतारे हुए कपड़ों पर गया। उसने उन कपड़ों को उठाया ही था जब उसके पांव के नीचे कुछ आया। उस आलीशान से वॉशरूम के शीशे में चमकते फ्लोर पर पड़ी वो चीज साफ चमक रही थी। एसआर ने झुकते हुए उसे अपने हाथ में ले लिया। उसने देखा तो वो एक कागज की पुड़िया थी जिसके अंदर कुछ था। एसआर ने बेसब्र होते हुए उसे खोला और देखा तो उसके अंदर एक सफेद रंग का कुछ ड्रग था। एसआर को उसके वहां होने का कारण समझ नहीं आया। वेदिका के आने से पहले वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने वेदिका का फास्ट खोलने जाने से पहले वॉशरूम में शार लिया था। एसआर की आंखें छोटी होने लगी और उसे समझ में आने लगा कि इसके यहां होने का कारण जरूर वेदिका है। तो इसका मतलब यह था कि वेदिका के वहां आने के पीछे की वजह एसआर की परवाह नहीं बल्कि कुछ और था। वो वहां किसी मकसद से आई थी। एसआर ने नीचे सेंटर टेबल से अपनी कार की चाबी अपने हाथ में पकड़ी और गहरे विचारों में डूबता हुआ खुद से कहने लगा, अगर वेदिका ने मुझे धोखा देने की कोशिश की है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। उसके शब्दों में एक कड़वाहट थी, लेकिन साथ ही एक गहरी ठंडक भी। वो इस वक्त जितना भी उस मामले को समझने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसकी परेशानी बढ़ रही थी। एसआर बाहर आया तो वेदिका पहले से ही कार से अपनी पीठ लगाए खड़ी थी। उसने इस वक्त भी वही रेड ड्रेस पहनी हुई थी जो एसआर ने उसके लिए ली थी। एसआर ने वेदिका को संशय भरी नजरों से देखा और फिर डोर खोलकर उसने वेदिका से कहा, बैठो। वेदिका कार में बैठ गई। एसआर खुद ही अपनी कार ड्राइव करने वाला था और वेदिका एकदम खामोशी से उसकी बगल में बैठी हुई थी। अब एसआर कार ड्राइव करने लगा और वेदिका उसकी बगल में चुपचाप बैठी हुई थी। उसका ध्यान इधर उधर नहीं था, जैसे वो अपनी सोच में खोई हुई हो। पूरे रास्ते की खामोशी को एसआर ने महसूस किया। उसने भी उस पल में कुछ बातें समझने की कोशिश की, कुछ सवाल जो अब तक उसके दिमाग में घूम रहे थे। वेदिका ने एक बार फिर अपनी नजरें एसआर के चेहरे पर डाली और फिर अपनी नजरें झुका ली। वो सोच रही थी कि आज रात के बाद क्या होगा। क्या एसआर को वो सब पता चल जाएगा जो उसने किया था? उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। वो उस शाम में डूब गई जब वो अपने रूम में करवा चौथ की पूजा के लिए रेडी हो रही थी। वेदिका को याद आया कि उसे अपने भाई और अपने डैड से एक बार बात कर लेनी चाहिए। यही सोचकर वो अपने वॉशरूम में छिपा फोन निकालने लगी। उसने अपने फोन को स्विच ऑन किया तो उसके ऑन होते ही उसे अपने फोन पर एक नया मैसेज मिला। वो मैसेज अभिमान का था। उस मैसेज में अभिमान ने लिखा था, हाय वेदिका, आई नो एसआर इस वक्त घर पर नहीं है, तो यही मौका है इसका फायदा उठाने का। एक पल के लिए वेदिका को समझ में नहीं आया कि अभिमान को एसआर के घर ना होने के बारे में पता कैसे चला, लेकिन अगले ही पल उसे एक और झटका लगा जब उसे पता चला कि अभिमान को एसआर की लोकेशन पता है। इसका साफ मतलब यह था कि अभिमान एसआर के ऊपर नजरें बनाए हुए है।
वेदिका ने मैसेज पढ़ने के बाद अभिमान को कॉल किया। हेलो अभिमान। इधर से अभिमान तो जैसे एक कॉल के ही इंतजार में था और वो था वेदिका का कॉल। एसआर ने उसे एक मौका दे दिया था जिसका फायदा अब अभिमान उठा रहा था। अभिमान ने वेदिका से कहा, मेरे पास एक प्लान है। वेदिका ने हैरानी से अभिमान से पूछा, किस तरह का प्लान? अभिमान ने वेदिका को अपने प्लान के बारे में बताया तो वेदिका ने फौरन उसे जवाब दिया, नहीं अभिमान, ये हम एसआर के साथ गलत करेंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेदिका एसआर के साथ कुछ भी ऐसा करने की सोचकर भी घबरा रही थी जब अभिमान ने उसे याद दिलाया, जो कुछ एसआर ने हमारे साथ किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। क्या तुम भूल गई कि एसआर ने तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर किया और तुम्हारे भाई वैदिक को उसके नन्हे बच्चे से? हाँ, इतना ही नहीं, उसने मेरे भाई की जान लेने की कोशिश की है। तुम ये सब कैसे भूल सकते हो वेदिका? अभिमान की बातों ने उस पल वेदिका को वापस उन्हीं यादों में उलझा दिया जो एसआर ने उसके साथ किया था। वेदिका की तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो अभिमान ने वेदिका से कहा, तुम्हारे पास मौका है एसआर से बदला लेने का और तुम अपने पास चलकर आए इस मौके को गंवाना चाहती हो? वेदिका, मौके बार बार नहीं मिलते। क्या तुम हमेशा के लिए अपने भाई और अपने डैड से दूर रहना चाहती हो क्या? वेदिका ने फौरन जवाब दिया, नहीं, मुझे अपने डैड और अपने भाई से मिलना है। अभिमान ने वेदिका से कहा, तो फिर वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें कहा है और उस ड्रग की फिक्र मत करो, वो मैंने अरेंज कर दिया है। एसआर के घर की एक सर्वेंट ही है जो ये काम करने वाली है, लेकिन किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। वेदिका ने अनमने ढंग से हाँ बोल दी। अगर उसे अगर कुछ नजर आ रहा था तो सिर्फ एसआर का किया हुआ जुल्म, जिसका बदला वो भी उतनी ही शिद्दत से लेना चाहती थी। वेदिका जो इस वक्त एसआर के साथ कार में बैठी थी अपनी यादों से बाहर आई और एक बार फिर अपनी सोच में डूबने लगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभिमान का सारा प्लान चौपट हो गया। एसआर को घर से दूर रखने का प्लान भी खराब हो चुका है। पता नहीं अब क्या होगा, कौन सा तूफान आने वाला है अब। ये सब सोचते हुए वेदिका अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को लगातार पॉप कर रही थी। जब एसआर ने कार ड्राइव करते हुए वेदिका के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में कस लिया और उससे कहा, नर्वस लग रही हो तुम? कोई बात है क्या? वेदिका ने घबराई नजरों से एसआर की तरफ देखा और उसे जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, बस थोड़ा थकी हुई हूं। सुकून की नींद लूंगी ना तो आराम आ जाएगा मुझे। एसआर ने वेदिका से पूछा, तो सुकून की नींद आ जाएगी तुम्हें? वेदिका ने सकपकाते हुए एसआर से कहा, क्या मतलब है आपके कहने का? एसआर ने मुस्कुराते हुए वेदिका को जवाब दिया, मेरे कहने का मतलब है कि मेरी प्रेजेंस में तुम्हें सुकून की नींद आ जाएगी। वेदिका को एसआर का रवैया थोड़ा उलझा और मिस्टीरियस लग रहा था। क्या तूफान आने वाले हैं आगे? क्या एसआर को पता चलेगा वेदिका और अभिमान के प्लान के बारे में? क्यों अभिमान एसआर को रखना चाहता था घर से दूर? क्या प्लानिंग चल रही है अभिमान के दिमाग में? क्या उसने वेदिका का अपने प्लान के लिए किया है इस्तेमाल? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।